नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा एक बार फिर नारायण एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी 2021 लग गया आज से, ठीक है। तो 2021 नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको डेली एमपी की क्लासें जो स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मध्य प्रदेश के अपन ने जो कल पढ़े थे वो कौन कौन से टॉपिक थे इसमें, कि मध्य प्रदेश का जिलों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, उसका विभाजन कैसे हुआ, क्लियर है। तो उसके बारे में मैंने कल आपको 2 वीडियो अपलोड कर दी है, उस वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद जो तीसरी वीडियो मध्य प्रदेश की डली है, ये मध्य प्रदेश का पहला चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद अपन मध्य प्रदेश का सेकंड चैप्टर इसी वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो अंत तक कृपया करके इस वीडियो को देखिए और समझिए कि मध्य प्रदेश का कैसे कैसे प्राकृतिक विभाजन हुआ। प्राकृतिक विभाजन का मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक मतलब भूगोल मतलब एक पृथ्वी पर जो मध्य प्रदेश का एरिया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, उसे किस किस प्रकार बांटा गया है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है, नाट्य वो क्या है, माच। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, माच। नाट्य मतलब जो रंगमंच पर नाटक होता है, क्लियर है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा हो गया, राई, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय गान, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। उसकी कुछ लाइनें मैंने यहाँ पर लिखी है। 1 नवंबर सन 2010 से लागू हुआ। कब से हुआ, 1 नवंबर सन 2010 से। और लेखक कौन है, महेश श्रीवास्तव। लेखक कौन है, महेश श्रीवास्तव। और इस जो ये जो राजकीय गान है मध्य प्रदेश का, ये गाया किसने, तो शान नाम से एक गायक है, उन्होंने गाया। मध्य प्रदेश नगर निगम, ये इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं पहले चैप्टर में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, 16। नगर निगम कितने हैं, 16। ग्राम पंचायत जहाँ से सरपंच चुनाव लड़ता है, तो 23,006। कितने हैं, 23,006, ठीक है। कुल ग्राम कितने हैं, 54,903। कुल ग्राम कितने हैं इसमें, 54,903, जिसमें से आबाद ग्राम कितने, 52,117। अब क्वेश्चन बनता है कि आबाद ग्राम होते क्या हैं। तो आबाद ग्राम वे ग्राम होते हैं जहां पर सरकार की सुख सुविधाएं पहुंचती हो। सुख सुविधाओं का मतलब ऐसा नहीं है सुख और नींद चैन, इसका मतलब ये होता है कि सरकारी स्कूल होना चाहिए, सरकारी हेडपंप होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, गांव को शहर तक सड़कें होना चाहिए। तो ये सभी जो है ये कहां पर होना चाहिए, आबाद ग्राम। तो 52,117 वर्तमान में कितने आबाद ग्राम हैं जहां पर सरकार की पूर्ण सुख सुविधाएं पहुंचती हो, क्लियर है। तो ये आबाद ग्राम हो गया। विकासखंड कितने हैं, 313। विकासखंड कितने हैं, 313। जितनी जनपद पंचायत होगी उतने ही विकासखंड होंगे, जहां पर क्या है, विकासखंड में जो जनपद पंचायत सदस्य होता है, ठीक है, जो अध्यक्ष होता है वो उसके चुनाव लड़ता है। आदिवासी विकासखंड 89 है। आदिवासी विकासखंड कितने हैं, 89। अब क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपको पंचायती राज पटवारी के एग्जाम होगा, या जो पटवारी के बिना भी कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें पूछा जाता है, जैसे सरपंच हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, इनके जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इनके जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष होते हैं, अर्थात डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं, क्लियर है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखना, डायरेक्ट का मतलब होता है एक मैं और एक तुम, मतलब मैं तुम, हम सभी जो जनता है, जनता किसी को अगर जिसको मतदान देती है, जैसे मैं हूं, मैंने एक विधायक को मतदान दिया, ठीक है, विधायक को मैंने मतदान दिया, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट मत। लेकिन क्या मुख्यमंत्री तुमने चुना, नहीं चुना, हमने किसको चुना है, विधायक को। तो विधायक को हमने चुना तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष मतदान। तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य होते हैं वो अलग कुछ होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है उसका जो मत होता है वो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। तो वो मत होता है प्रत्यक्ष, क्योंकि सरपंच को हम चुनते हैं, ठीक है। दूसरा होता है जिला पंचायत के सदस्य चुनते हैं, ना कि जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं हम। तो जिला पंचायत के जो सदस्य का जो मतदान होता है वो प्रत्यक्ष होता है, और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष का मतदान होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जैसे प्रधानमंत्री हुआ, तो प्रधानमंत्री का मतदान, क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री का जो मतदान होता है वो प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। तो वो कैसे होता है, प्रधानमंत्री अपन चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को नहीं, अपन किसको चुनते हैं, एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं सांसद। तो सांसद के जो चुनाव होते हैं वो कौन करता है, हम करते हैं, क्लियर है। तो सांसद के चुनाव तो हम करते हैं, तो सांसद के चुनाव हम, और सांसद किसको चुनता है, प्रधानमंत्री को। तो हमारे द्वारा मतदान क्या डायरेक्ट हुआ क्या प्रधानमंत्री के लिए, नहीं हुआ, हमने सांसद को चुना।
तो प्रधानमंत्री का मत भी कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष। क्लियर है, तो ये देख लीजिए आप, ये इधर मैं दिखा देता हूं आपको। आदिवासी विकासखंड कितने हैं, 89। विधानसभा सीटें 230 पहले एक एंग्लो इंडियन हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में वो हटा दी गई है। तो एससी के लिए 35 आरक्षित सीटें हैं और एसटी के लिए 47, टोटल 82 जो है आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में। लोकसभा सीटें 29 है, 29। ठीक है, लोकसभा सीटें कितनी, 29, जिसमें एससी के लिए 4 है और एसटी के लिए 6। अब यहां से क्वेश्चन आता है आपका कि मध्य प्रदेश में एससी या एसटी के लिए कौन कौन सी जो जगह है जहां पर आरक्षित है। तो एससी के लिए 4 सीटें, भिंड, देवास, टीकमगढ़ और उज्जैन। ठीक है, भिंड, देवास, टीकमगढ़, उज्जैन, ये एससी की 4 आरक्षित सीटें हैं। जबकि एससी को शेड्यूल कास्ट जिसे हम बोलते हैं अनुसूचित जाति, और एसटी को शेड्यूल ट्राइब जिन्हें बोलते हैं हम अनुसूचित जनजाति। तो इसके लिए 6 है, बैतूल, धार, मंडला, रतलाम, शहडोल, खरगोन। बैतूल, धार, मंडला, रतलाम, शहडोल और खरगोन, ये 6 सीटें किसके लिए आरक्षित हो गई है, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए सीटें कितनी है, 11, कोई आरक्षण नहीं है इसमें। ठीक है, राजकीय प्रतीक, यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि राजकीय प्रतीक क्या है। एक स्मारक जो बोला गया है राजकीय प्रतीक, वो है सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप कहां पर है, रायसेन में। क्लियर है, सांची स्तूप कहां पर हो गया, रायसेन में। आईजी रेंज, आईजी का मतलब होता है इंस्पेक्टर ऑफ जनरल। ठीक है, आईजी रेंज कितने हैं एमपी में, 11 आईजी रेंज है। तो डीआईजी रेंज कितने हो गए, 15। डीआईजी रेंज कितने हो गए, 15। मध्य प्रदेश में भूआवेष्टित जिले, अब ये क्वेश्चन बनता है भैया भूआवेष्टित, हमें तो पता ही नहीं होता क्या है भूआवेष्टित। तो भूआवेष्टित की देख लीजिए। तो भूआवेष्टित का मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्यों को ना छुए। मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य को ना छुए, उन्हें बोलते हैं भूआवेष्टित जिले। तो मध्य प्रदेश में भूआवेष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई, 18। मतलब ऐसे जिले जो बीच बीच में हैं, मतलब जैसे गुना है तो गुना राजस्थान को टच करता है, तो गुना हो नहीं सकता, भोपाल हो सकता है क्योंकि किसी भी राज्य को टच नहीं करता। क्लियर, इस प्रकार। राजकीय खेल हो गया मलखम, ये इसको जो विकसित किया गया वो उज्जैन से किया गया। कहां से किया गया, उज्जैन से। राजकीय खेल मलखम 2013 से घोषित किया गया। कब से किया गया, 2013 से। तो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखम, उसे राजकीय खेल का जो दर्जा है वो मध्य प्रदेश शासन ने किस वर्ष में दिया, तो सन 2013। अब जाहिर सी बात है 1 नवंबर को ही दिया होगा। सर्वाधिक वृक्ष, तो सर्वाधिक जो वृक्ष होते हैं मध्य प्रदेश में, अब राजकीय वृक्ष अलग और सर्वाधिक वृक्ष। सर्वाधिक वृक्ष का मतलब क्या हो गया कि सर्वाधिक वृक्ष कौन से वृक्ष हैं, तो सागौन के। कौन से हो गए, सागौन। सर्वाधिक वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राजभाषा हो गई मध्य प्रदेश की हिंदी। उच्च न्यायालय जबलपुर में है और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहां पर है, इंदौर और ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो चैप्टर मध्य प्रदेश का प्रमुख तथ्य समझ में आया होगा। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, जो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में रुका नहीं है। क्लियर है, तो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन अर्थात प्राकृतिक विभाजन किन किन हिस्सों में बांटा गया है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, या आपने नोट कर ही लिया होगा। तो देख लीजिए मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन किन किन आधारों पर किया गया है। तो आपको ये भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी मध्य प्रदेश में उसकी श्रेणियां हो सकती है, कौन कौन सी नहीं हो सकती है। इससे पहले एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है। थोड़ा सा एक हेडिंग है इसमें, इसी में मैं बता देता हूँ आपको। ये मध्य प्रदेश का मैप बना देता हूँ मैं आपके लिए, और इसमें कि मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा बना दी मैंने, और कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको 0 से 90 फिर 90 ऐसा डिग्री अक्षांश बताया कि अक्षांश उत्तर की ओर क्यों माना गया, क्योंकि उत्तर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर गुजरती है। उन 14 जिलों के जो नाम है मैं इधर लिख रहा हूं ट्रिक से, रउआ, राशि, भावरा, सा, दमजब, कटनी, उमरीसा।
ठीक है, ये 14 ही शब्द हैं और 14 ही शब्द ऐसे हैं जो हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। क्लियर है, ये 14 ही शब्द हैं। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। क्लियर है, तो 14 जिलों में रा से हो गया रतलाम, ऊ से हो गया उज्जैन, आ से हो गया आगरमालवा, रा से हो गया अपना राजगढ़, ठीक है, सी से हो गया सीहोर, भा से हो गया भोपाल, बा से हो गया विदिशा, रा से हो गया रायसेन, ठीक है, रा से हो गया रायसेन, सा से हो गया सागर, ठीक है, दम से हो गया दमोह, जब से हो गया जबलपुर, कटनी से हो गया कटनी, ठीक है, उमरी से हो गया उमरिया और सा से हो गया शहडोल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? ये क्वेश्चन भी आता है इसी चैप्टर में। तो रउआ, राशि, भाभरा सा, दम, जब, कटनी, उमरी सा। क्लियर है, रा से रतलाम, उज्जैन, आ से आगरमालवा, रा से राजगढ़, सी से सीहोर, भा से भोपाल, बा से विदिशा, रा से रायसेन, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने रायसेन, आप नोट करना, सा से सागर हो गया, दम से दमोह हो गया, जब से जबलपुर हो गया, कटनी से कटनी हो गया, उमरी से उमरिया हो गया और सा से शहडोल हो गया। ये 14 जिले हैं जो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। क्लियर है, अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में से कितने संभाग हैं जो कर्क रेखा जिन संभाग से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश में से 5 संभाग हैं। तो 5 संभाग जहां से कर्क रेखा गुजरती है, 5 संभाग से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 5 संभाग कौन कौन से हो गए हैं? उज्जैन, भोपाल, ठीक है, उज्जैन हो गया, भोपाल हो गया, सागर, जबलपुर और शहडोल। ठीक है, कौन से हो गए? शहडोल, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल, इन 5 संभाग से होकर मध्य प्रदेश में क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है, तो ये कर्क रेखा के बारे में हो गया। अब मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जो है उसका विस्तार पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है। और मैं इसी चैप्टर में से आपको पीएससी में जो 2 वर्षों से लगातार आ रहा है, 2019 पीएससी और 2020 पीएससी में जो आया था क्वेश्चन, ये मैं बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, ठीक है, हेडिंग क्या लिखते हैं इसकी? मध्य प्रदेश का भौगोलिक व प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का भौगोलिक व प्राकृतिक विभाजन। तो किस प्रकार मध्य प्रदेश को भौगोलिक व प्राकृतिक के अनुसार बांटा गया है, तो देख लीजिए आप। ठीक है, ये मैप हो गया। अब इसमें किस किस प्रकार बांटा गया है? मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन, ठीक है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश को भौगोलिक संरचना के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को भौगोलिक संरचना के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को भौगोलिक संरचना के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसे बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश, यहां से क्वेश्चन समझना ध्यान से, किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य उच्च प्रदेश, क्लियर है। दूसरा आता है अपना बघेलखंड। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार, या पूर्वी पठार, क्लियर है। बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार सेकंड हिस्सा आता है। तीसरा जो हिस्सा है इसमें आता है सतपुड़ा मैकाल। सतपुड़ा मैकाल, ठीक है, सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला। जो तीसरा हिस्सा आता है वो कौन सा आता है? सतपुड़ा मैकाल पर्वत, ठीक है। तो मध्य उच्च प्रदेश, बघेलखंड या पूर्वी पठार और सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला।
अब मध्य उच्च प्रदेश, अब क्वेश्चन आता है कि भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के अनुसार बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक संरचना के अनुसार सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है मध्य उच्च प्रदेश, जो 82% हिस्से पर आता है। कितने पर आता है? 82% हिस्सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो वहीं 7% हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? बघेलखंड या पूर्वी पठार के अंतर्गत। कितना आता है? 7% हिस्सा। तो वहीं 11% जो हिस्सा है वो कहां पर आता है? सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला के अंतर्गत। ये तो आपको ध्यान है कि इतना इतना आ गया, पर अब सर ये तो बताइए कि ये मैप में किस किस जगह पर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये मैं बता देता हूं आपको। ये वाला जो हिस्सा है, क्लियर है, ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। क्लियर है, मध्य उच्च प्रदेश 82%, जाहिर सी बात है बड़ा हिस्सा ही होगा। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है मध्य प्रदेश का, उसे मध्य उच्च प्रदेश नाम दिया गया है। ये जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, ये जो पूर्वी क्षेत्र दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या? बघेलखंड। इसे क्या नाम दिया गया है? बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। और ये दक्षिण का जो हिस्सा ये दिख रहा है इसे बोलते हैं सतपुड़ा मेकाल। सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है? सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। तो मध्य उच्च प्रदेश अर्थात भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार, और तीसरा है सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। क्लियर है? इन हिस्सों में मध्य उच्च प्रदेश 82% हिस्सा अर्थात सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है। 7% हिस्सा बघेलखंड और तीसरा है 11% हिस्सा सतपुड़ा मेकाल। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो आपको दिख गया कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। क्वेश्चन ये बनता है कि भौगोलिक संरचना की दृष्टि से सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश तो कौन सा हो गया? ये बघेलखंड या पूर्वी पठार। ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश के बारे में देख लीजिए, ये इधर वाला हो गया होगा। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो मध्य उच्च प्रदेश को भौगोलिक संरचना की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो हिस्सा है उसे बोलते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का जो पठार है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62% हिस्सा आता है। कितना आता है? 28.62% जो हिस्सा है वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है मध्य भारत का पठार। ठीक है, दूसरा अपन ये सीक्वेंस वाइज में लिख लेते हैं, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी प्रदेश 26% हिस्सा नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के अंतर्गत आता है। तीसरा जो हिस्सा है वो है अपना मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत का पठार 10.68% हिस्सा या 10.67, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मध्य भारत का जो पठार है वो 10.68% हिस्से पर आता है। चौथा जो है उसे बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार जो है जो 10.37% हिस्सा आता है। क्लियर है? 5वां और जो आखिरी है उसे बोलते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार 7.7%, 7.7% हिस्सा आता है। क्लियर है? तो ये हिस्सा समझ में आया। इसको मैं रफ कर रहा हूँ इधर वाले को, और इसको सीक्वेंस में फिर जमाते हैं अपन वापस। ये आया समझ में कि भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार, और सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। क्लियर है? मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 भाग कौन से? मालवा का पठार। मालवा का पठार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62%, लगभग 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है। एरिया तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पता ही होगा
3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो इसका 28.62% लगभग 88,000 के आसपास जो आएगा वो किस में आ जाएगा? मालवा के पठार में। सेकंड नर्मदा सोन घाटी 26% हिस्सा, मध्य भारत का पठार 10.68% हिस्सा, रीवा पन्ना का जो पठार है वो कितना आएगा? 10.37% हिस्सा, और बुंदेलखंड का जो पठार है उसका 7.7% हिस्सा आता है। अब ठीक है, ये भी देख लिया। अब सर ये तो बताइए कि ये जो हिस्सा है ये मैप में किसके कहाँ पर देखेंगे कि मालवा का पठार उत्तर में है कि दक्षिण में है? तो ये भी हम बता देते हैं आपको। तो जो मालवा का पठार है वो किस ओर आएगा आपको? बुंदेलखंड का पठार किस ओर आएगा? ठीक है, ये देख लीजिए आप इसमें भी। ठीक है, तो ये मैप बनाया मैंने मध्य प्रदेश का। तो इसमें देखिए कि कौन सा हिस्सा कहाँ पर आता है। तो मालवा का जो पठार है ये मैंने बताया था आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला जो हिस्सा है वो इसे क्या वो नाम दिया गया है? मध्य उच्च प्रदेश। तो मालवा के पठार के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे क्या नाम दिया गया है? मालवा का पठार। मालवा का पठार। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो मालवा का पठार है इसके दक्षिण में। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, ये अलग ब्लैक पेन से मैं बना ही देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है लाइनिंग वाला, इसे नाम दिया गया मध्य भारत। क्या नाम दिया गया? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। ठीक है, ये मध्य भारत का पठार हो गया। अब इधर ऐसे इस प्रकार ये कर देता हूं मैं डॉट इसमें। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे नाम दिया गया बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये कौन सा हो गया? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, आगे ये वाला जो हिस्सा है इधर, इसे नाम दिया गया है रीवा पन्ना। इसे क्या नाम दिया गया है? रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसे नाम दिया गया नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। ये जो मैप देखते हैं तो मैप में इस प्रकार बांटा गया मध्य भारत के पठार को। ठीक है, तो किस प्रकार ये देख लीजिए आप। ये हो गया मालवा का पठार। ठीक है, 28.62%। जाहिर सी बात है सबसे बड़ा प्रदेश होगा। सेकंड बड़ा नर्मदा सोन घाटी दूसरा हो गया। तीसरा जो ये लाइनिंग बनाई है ब्लैक वाली, ये मध्य भारत का पठार, इधर नीमच भी आ जाता है इसमें। ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। ठीक है, और ये रीवा पन्ना का पठार। ये सिर्फ अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? मध्य उच्च प्रदेश। अब ये बोल रहा है कि ये जगह खाली रह गई है, तो ये उधर बघेलखंड और सतपुड़ा के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर आपका। ये वाला क्लियर हुआ, इन 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो अब देखिए मालवा का पठार, पहला क्वेश्चन कहां से आता है? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार किस किस प्रकार कहां पर विभाजित किया गया इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार, सबसे पहले बात आती है मालवा के पठार के निर्माण के बारे में। तो मालवा का जो पठार है वो एक आपको पता ही दक्कन ट्रेप से निर्मित, अर्थात दक्कन के जो पठार है उसमें भी काली मिट्टी पाई जाती है और मालवा के पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है, जाहिर सी बात है काली मिट्टी का जो क्षेत्र है अर्थात दक्कन ट्रेप से निर्मित चट्टानों से। तो मालवा के पठार के निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। निर्माण, तो निर्माण कैसे हुआ? तो निर्माण मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है वो दरारी ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। किससे हुआ है? दरारी ज्वालामुखी के फटने से। तो कैसे भैया दरारी ज्वालामुखी? आपको पता है जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को। तो ये कैसे? क्योंकि अगर पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी, अगर हम समझें कि ज्वालामुखी से तो राख, लावा
ये जो गर्मी की जो चीज़ें हैं, भयंकर तहकती हुई गर्मी की चीज़ें निकलती हैं इनमें से, तो ये सुरक्षा वाल्व कैसे हो गया? यहाँ पर तो जो भी इंसान जाएगा वो पिघल जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो इसे सुरक्षा वाल्व क्यों कहा गया है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है। तो पृथ्वी के सुरक्षा वाल्व इसलिए कहा गया है, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल में देता हूँ प्रेशर कुकर का, क्लियर है? प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में आपने दाल चावल जो भी आपने उबालने रखे हैं, उसकी जो सीटी आती है, जाहिर सी बात है 2 3 4 जो सीटियां अपन लेते हैं उसमें अपनी दाल जो है सीज जाती है, ठीक है, जो चावल है वो उबल जाते हैं। तो वही अगर उसकी जो प्रेशर कुकर का जो सीटी का जो हिस्सा है उसको अपन ऊपर से क्या दबोच देंगे और नीचे से क्या है वो गैस चालू है अपना, तो अगर उसमें जो क्या बनेगी, भाप बनेगी, उसमें गर्मी बनेगी। अगर वो सीटी वहाँ से अगर वो गैस ना निकली तो क्या होगा, वो कुकर फट जाएगा। उसी प्रकार अगर पृथ्वी के अंदर से कोई जो राख जो मलबा जो होता है, ठीक है, अगर वो बाहर जैसे गर्मी है जो पृथ्वी के जो घर्षण हो रही है उसके कारण गर्मी बन रही है पृथ्वी पर, अगर वो गर्मी कहीं ना कहीं रूप से अगर बाहर ना होगी तो क्या होगा, पृथ्वी फट जाएगी। इसीलिए पृथ्वी के सुरक्षा वाल्व के रूप में ज्वालामुखी को जाना जाता है। सबसे पहले निर्माण की बात कर लेते हैं। तो दरारी ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी, तो दरारी ज्वालामुखी, ठीक है, दरारी ज्वालामुखी कैसे? तो जैसे मान लीजिए एक ये होता है कि जैसे 33 सागर है, 33 सागर था जहां पर अभी हिमालय है, वहां सदियों पहले एक 33 सागर था। जब 33 सागर बन रहा था, जब नदियों का पुराव हो रहा था कंकर पत्थरों से बालुओं से, धीरे धीरे नदियां उसमें प्रवाहित हो रही थी, तो 33 नाम से एक सागर जो बन रहा था, जो 33 सागर था उसकी जगह हिमालय का जो क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। हिमालय के निर्माण के समय में यहाँ से क्या, यहाँ का जो लावा था या जो भी जो हिस्से थे पृथ्वी के नीचे की जो प्लेटें हैं वो खिसक रही थी, और उन खिसकने से इसमें क्या दरारें पड़ गई, पृथ्वी पर क्या पड़ गई है, दरारें पड़ गई। उसी दरार में से क्या है, एक लावा और ये मलबा निकलने लगा, उसी को बोलते हैं दरारी ज्वालामुखी। जब दरारी ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। दरारी ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है, ठीक है। दरारी ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। लावा मतलब मैग्मा। जब लावा ठंडा हो जाता है, लावा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद वो एक चट्टान का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, चट्टान का रूप, मतलब बेसाल्ट चट्टानें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जाम में कि मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है वो किन चट्टानों से हुआ है। तो किन चट्टानों से हुआ है, बेसाल्ट नामक चट्टानों से, बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, उन्हीं बेसाल्ट चट्टानों का अपर्दन हुआ, अर्थात टूट फूट हुई। क्या हुआ, टूट फूट। बेसाल्ट चट्टानों का टूट फूट, जिन्हें अपन अपर्दन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर्दन, या उनको बोलते हैं क्षरण। इन बेसाल्ट चट्टानों का टूट फूट हुआ, क्षरण हुआ, और उस क्षरण के बाद क्या हुआ, काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण, ठीक है। तो जहां जहां पर ये दरारी ज्वालामुखी फटी और उससे जो लावा निकला, वो जहां जहां पर वो बिखरता गया, जहां जहां पर वो जाता गया वो लावा, वहां वहां वो जमकर चट्टानें बन गई। और वो चट्टानें कौन सी बनी, बेसाल्ट नामक चट्टानें। उन्हीं चट्टानों की टूट फूट हुई, अपर्दन हुआ या क्षरण हुआ। तो क्वेश्चन आता है, काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो किन चट्टानों के क्षरण से हुआ है। तो किन चट्टानों के क्षरण से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से। तो ये क्वेश्चन आता है, मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ वो किन चट्टानों से हुआ, तो बेसाल्ट चट्टानें, अर्थात दक्कन ट्रेप की चट्टानें, दक्कन ट्रेप, ठीक है, दक्कन ट्रेप की चट्टानों से ही निर्माण हुआ है। अर्थात मालवा का पठार किस पठार की भांति है, दक्कन के पठार के भांति। क्लियर है। तो ये निर्माण की बात हो जाती है मालवा के पठार की। अब क्वेश्चन आता है, मालवा का जो पठार है वहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी नदियां। तो मालवा के पठार की जो नदियां हैं, मालवा के पठार की नदियां, तो मालवा के पठार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो चंबल, ठीक है, क्षिप्रा, पार्वती, ठीक है, पार्वती हो गया, सिंध और काली सिंध, काली सिंध और सिंध, ये मालवा के पठार क्या है, प्रमुख नदियां। चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध और सिंध, ये प्रमुख नदियां हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मालवा की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्षिप्रा नदी जो है उसे मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको, क्षिप्रा नदी को,
ठीक है। क्षिप्रा नदी जो है वो मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। जो चंबल नदी है मालवा के पठार में, वो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। सीमा का निर्धारण कौन करती है, चंबल नदी करती है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, चंबल नदी। तो ये नदियों के बारे में हो गया। अब मिट्टी की बात करते हो, जाहिर सी बात है आपने अभी हाल ही पढ़ी है कि मालवा के पठार की जो मिट्टी है वो कौन सी है, काली मिट्टी। तो मिट्टी कौन सी हो गई इसमें, काली मिट्टी। कौन सी हो गई इसमें, काली मिट्टी हो गई मालवा के पठार में। ठीक है। जलवायु की बात कर लेते हैं। जलवायु, तो मालवा के पठार की जो जलवायु है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, समझ रहे, सम मतलब समान, सम मतलब समान, अर्थात समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, समशीतोष्ण का मतलब होता है सब कुछ समान, मतलब ना ज्यादा ठंड गिरती है, ना ज्यादा गर्मी गिरती है और ना ज्यादा वर्षा होती है। अर्थात मालवा के पठार की जो जलवायु है वो कैसी है, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। मालवा के पठार की जो जलवायु है वो कैसी है, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु। क्लियर है। तो ये इतना सा टॉपिक था अपना, ज्यादा नहीं था। आगे भी पढ़ लेते हैं मालवा के पठार के बारे में। तो मालवा के पठार की बात की जाए तो मालवा के पठार से बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा मालवा के पठार के बीचों बीच से गुजरती है। क्वेश्चन ये भी आपका इसमें आता है कि मालवा के पठार के जो बीचों बीच से गुजरती है वो कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है। तो ये आप नोट करना। तो ये क्या हो गया, जलवायु हो गई समशीतोष्ण मालवा के पठार के, मिट्टी हो गई कौन सी, काली मिट्टी, और ये कौन क्या हो गया, नदियां। अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको नोट करवा देता हूं। मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाले लगभग 16 से 17 जिले हैं। कितने, 16 से 17 जिले हैं। तो हम इधर देख लीजिए, आप मैप में ही देख लीजिएगा, तो मैप में ही बता देता हूँ। यहाँ से इधर मंदसौर आता है, यहाँ पर रतलाम है, मंदसौर रतलाम, रतलाम के बाद यहाँ पर आता है झाबुआ, झाबुआ के यहाँ पर पड़ोस में है धार, धार के पड़ोस में यहाँ इंदौर है, ऊपर है उज्जैन, उज्जैन के बाद यहाँ पर आ जाता है देवास, देवास के बाद यहाँ पर आ जाता है आगरमालवा, यहाँ पर आ जाता है अपना शाजापुर, शाजापुर के बाद में यहाँ पर आ जाता है राजगढ़, राजगढ़ के बाद इधर आ जाता है गुना, यहाँ आ जाता है भोपाल और यहाँ आ जाता है विदिशा। ठीक है। यहाँ क्या आ जाता है, विदिशा। यहाँ आ जाता है रायसेन। ठीक है। रायसेन के बाद इधर ये राजगढ़ हो गया, विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, भोपाल हो गया। ठीक है। और इधर इंदौर हो गया, देवास हो गया। ठीक है। तो ये कितने जिले हो गए, रतलाम, उज्जैन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। कितने जिले हो गए, 14 जिले हो गए। रायसेन हो गया अपना, सागर का भी कुछ पश्चिमी हिस्सा आता है, शिवपुरी का कुछ दक्षिणी हिस्सा भी इसमें समथिंग आता है। ठीक है। तो ये कुछ जो जिले हैं किस पठार के अंतर्गत आते हैं, मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे तो ये जिले हो गए अपने। ठीक है, मालवा के पठार में। अब एक क्वेश्चन आता है, चीनी यात्री फाहियान कौन आया था, चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था और उसने उज्जैन नगर का क्या किया, भ्रमण किया। उज्जैन नगर वो घूमा और उसने पाया कि उज्जैन की जो जलवायु अर्थात जो मालवा के पठार की जो जलवायु है वो कैसी है, समशीतोष्ण है। मालवा के पठार की जलवायु समशीतोष्ण है और मालवा की पठार की जलवायु को ही उसने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। किसने, चीनी यात्री फाहियान ने। तो क्वेश्चन आता है कि मालवा के पठार की जलवायु को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा था, तो चीनी यात्री फाहियान ने। तो किसने कहा था, ये चीनी यात्री फाहियान ने। क्लियर है। अब पढ़ लेते हैं इसके चोटियों के बारे में। तो मालवा के पठार की कुछ ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उनके बारे में देख लीजिए। तो मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, वैसे तो 300 से 500 मीटर समथिंग ऊंचाई है समुद्र सतह से, लेकिन सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी किसकी, मालवा के पठार कई चल रहा है ये अध्ययन अपना। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिगार। क्या है, सिगार, जो लगभग 881 मीटर ऊंची है। कितनी है, 881 मीटर ऊंची है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है जाना पाव,
ठीक है, जहाँ से चंबल नदी निकलती है, इसकी ऊंचाई 854 मीटर है। और तीसरी जो चोटी है वो है छजारी। ठीक है, इस छजारी की जो ऊंचाई है वो 810 मीटर है। ये 3 प्रमुख मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटियां हैं। क्लियर है, ये मालवा के पठार की क्या हुए सबसे ऊंची चोटियां। ठीक है, इधर हो गया ये एक, ये यहाँ पर सीहोर भी आता है अपना इसमें। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची चोटियां हो गई है। तो ये किसका अध्ययन कर लिया अपन ने, मालवा के पठार का। ठीक है, तो ये मालवा के पठार का अध्ययन हो गया। बाकी इसमें बहुत से ऐसे शब्द भी आते हैं, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सबसे ज्यादा गर्म कहाँ, तो आपको पता है गंज वासुदा विदिशा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, लेदर कॉम्प्लेक्स, ये कौन कौन सा, ये सब बाकी की जो है पढ़ने की चीजें, ये जो लास्ट टॉपिक होते हैं उनमें पढ़ाया जाता है। तो ये मालवा का पठार हो गया। ठीक है, मालवा का पठार के बारे में हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा है, आता है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। दूसरा कौन सा आता है, नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है पढ़ने के लिए। नर्मदा सोन घाटी में नर्मदा सोन घाटी कितना परसेंट है, 26% हिस्सा। नर्मदा सोन घाटी जो प्रदेश है वो कितना परसेंट हिस्सा आता है, इसमें 26% जो हिस्सा आता है वो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन आता है राज्य की अन्न पेटी। एक ही क्वेश्चन बनता है नर्मदा सोन घाटी से कि राज्य की अन्न पेटी किस पठार को कहा जाता है। तो राज्य की अन्न पेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से, राज्य की अन्न पेटी। ठीक है, तो राज्य की अन्न पेटी के नाम से जाना जाता है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश को। क्लियर है, राज्य की अन्न पेटी। नदियों की बात कर लेते हैं। नदियां, तो नदियां जो मेन जो नदियां हैं वो नर्मदा और सोन है। नर्मदा और सोन, वैसे जोहिला भी आती है लेकिन नर्मदा और जो सोन है प्रमुख नदियां मानी जाती है किस पठार की, नर्मदा सोन घाटी पठार की। मिट्टी की बात कर लेते हैं इस पठार में, तो मिट्टी कौन सी है, गहरी काली। गहरी काली। ठीक है, तो गहरी काली जो मिट्टी है वो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश की क्या है, प्रमुख मिट्टी। तो प्रमुख का मतलब क्या हो गया, नर्मदा सोन घाटी का मतलब गहरी काली का क्या हो गया, तो गहरी काली कैसे, पानी की पर्याप्त मात्रा के कारण इसकी मिट्टी का क्या हो गया, कलर गहरा काला हो गया, इसीलिए गहरी काली मिट्टी नाम दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये हो गया नर्मदा सोन घाटी में। अब इसे एक क्वेश्चन आता है, भारत की अर्थात मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली कैसे, तो सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी को। ठीक है, प्रदेश की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली किसे कहा जाता है, नर्मदा सोन घाटी प्रदेश को। तो कैसे भैया रिफ्ट वैली कैसे, तो ये देखना कि जैसे ये नर्मदा, ठीक है, ये क्या है, नर्मदा नदी है, ये बहते बहते निकलती है यहाँ से, मान लीजिए ये नर्मदा नदी। ठीक है, अब इसके आसपास का जो है ये समतल सतह, मान लीजिए क्या है, समतल सतह हो गया, ये पूरा क्या हो गया, इसका समतल सतह हो गया। और इस नदियों के द्वारा, इन नदी के अर्थात नर्मदा नदी या कोई अन्य नदी के भी ये रिफ्ट वैली के उदाहरण समझा रहा हूँ, ना कि नर्मदा और सोन के। रिफ्ट वैली कैसे बनती है, तो कोई नदी है, ये बहते बहते निकलती है और इसके आसपास का जो ये हिस्सा है समतल, मान लो कि ये मैदान है। ठीक है, ये मैदानी भाग है और ये मैदानी भाग के अंदर नदी जो है अपने जो हिस्सा रहता है, ठीक है, निचला जो हिस्सा रहता है, वहां से क्या है, कंकर पत्थर बालू इनको निकाल निकाल के जमीन के अंदर इतनी धंस जाती है कि ये जो आसपास का जो समतल सतह है वो कैसा, पहाड़ जैसा लगने लग जाता है। कैसा लगने लग जाता है, पहाड़ जैसा लगने लग जाता है। और बीच से क्या निकल जाती है, नदी निकल जाती है, अर्थात दोनों ओर पर्वतों अर्थात पहाड़ों का निर्माण हो जाता है और बीच में से क्या, नदी निकल जाती है, उसी को नाम दिया गया रिफ्ट वैली। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है उसका नाम क्या है, नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। क्लियर है, तो ये मध्य प्रदेश की क्या हो गई है सबसे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है मध्य प्रदेश का कि जो राज्य की अन्न पेटी है वो किस पठार को कहा जाता है, तो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश को है राज्य का क्या कहा जाता है, अन्न पेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये विंध्याचल सतपुड़ा के मध्य में बहती है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया नर्मदा सोन घाटी के बारे में। प्रमुख फसलों की बात की जाए तो प्रमुख फसल कौन सी होती है, गेहूं। प्रमुख फसल कौन सी होती है, इसमें गेहूं जो है यहाँ की प्रमुख फसल होती है, जबकि मालवा के पठार की प्रमुख फसल क्या होगी, कपास। प्रमुख फसल क्या होगी, कपास। लेकिन सोयाबीन और कपास और गेहूं 3 फसलें होती है प्रमुख रूप से, और इसमें प्रमुख रूप से क्या होगी, गेहूं, इसीलिए इसे राज्य की क्या कहा गया है,
अन्न पेटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, ये हो गया। तीसरा आप देखिए, आप तीसरा जो है मैंने बताया था आपको मध्य भारत का पठार, तीसरा बताया था मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का जो पठार है कुल एरिया का कितना है 10.68% हिस्सा, ठीक है। 10.68% जो हिस्सा है वो नर्मदा किसके अंतर्गत आता है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। क्लियर है। मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य भारत का जो पठार का जो हिस्सा है कितना है 10.68% जो है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। नदियों की बात कर लेते हैं इसमें, तो नदियां कौन कौन सी आती है मध्य भारत के पठार में, तो नदियां आती है इसमें चंबल, पार्वती, सिंध, पूनू और कुंवारी, पूनू और कुंवारी, ठीक है। चंबल, पार्वती, सिंध, कूनू और कुंवारी, चंबल, पार्वती, सिंध, कूनू और कुंवारी प्रमुख नदियां हैं। किस पठार की बारे में मैं बात कर रहा हूं, मध्य भारत के पठार में। निर्माण की बात कर लेते हैं तो विंध्य सेल समूह से निर्माण कैसे हुआ है, विंध्य सेल समूह से, विंध्य सेल समूह से, विंध्य सेल समूह से इस पठार का निर्माण हुआ है मध्य भारत के पठार का, ठीक है। मिट्टी प्रमुख रूप से, मिट्टी की बात कर लेते हैं तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो मध्य भारत के पठार में प्रमुख जो मिट्टी है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। अर्थात सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन से जो प्रवाहित पठार है वो कौन सा है, मध्य भारत का पठार। मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, जिसे रेंगती हुई मृदा कहा जाता है, ठीक है। मृदा अपरदन से जो प्रभावित सबसे जो मेन जिले हैं वो भिंड और मुरैना है। कौन से है, भिंड और मुरैना। लेकिन पठार की बात आती है तो मध्य भारत का पठार सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से ग्रसित पठार है। क्लियर है। मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगभग 47% हिस्से पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। लेकिन मध्य प्रदेश के लगभग 3 से जो 4% हिस्सा है वो किस पठार के अंतर्गत आता है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है लेकिन मध्य प्रदेश में लगभग 3 से 4% पाई जाती है। और इस मिट्टी जो ये मेन जो हिस्सा है इसका, वो मेन हिस्सा है गंगा यमुना का मैदान। क्लियर है। जो मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा इधर यमुना और बीच में उधर गंगा, तो गंगा यमुना का जो मैदान है, मैदानी एरिया है, उसमें प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उर्वरक क्षमता बहुत बढ़िया होती है इस मिट्टी की, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फसल। तो फसल कौन सी होती है प्रमुख रूप से इस पठार की, तो इस पठार की जो प्रमुख फसल होती है वो सरसों होती है। क्या होती है, सरसों, गेहूं और गन्ना, सरसों, गेहूं और गन्ना पर फोकस मेन होती है इसमें सरसों। अपने जो मालवा का पठार सोयाबीन और कपास, और नर्मदा सोन घाटी में गेहूं प्रमुख रूप से पैदा होते हैं। जिलों की बात कर लेते हैं, जिले, तो जिले कौन कौन से ये मैप में देख लीजिए आप। यहाँ पर आता है श्योपुर, यहाँ पर आता है नीमच, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड का पश्चिमी हिस्सा, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। क्लियर है। और दतिया का भी पश्चिमी हिस्सा थोड़ा थोड़ा इसमें आता है। क्लियर है। तो नीमच, श्योपुर जो मेन हिस्से हैं, नीमच आता है, श्योपुर आता है, मुरैना, भिंड का पश्चिमी हिस्सा, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना का उत्तरी हिस्सा इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। ये इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले हैं। तो ये किस पठार के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मध्य भारत का पठार। क्लियर है। ये मध्य भारत का पठार हो गया। आगे अगर देखा जाए मध्य भारत के पठार के बाद, तो अगला जो पठार है वो कौन सा है, रीवा पन्ना का पठार। अगला पठार कौन सा है, रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार। इतने से ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा रहा हूं इनमें से ही आते हैं, पीएससी लेवल का पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो रीवा पन्ना का जो पठार है 10.37% हिस्सा है। रीवा पन्ना का जो पठार है वो कितना आता है, 10.37% हिस्सा जो है रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। क्लियर है। रीवा पन्ना के पठार की बात की जाए तो रीवा पन्ना के पठार के जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां इस पठार में बहती है, तो नदियों की बात कर लेते हैं। तो टोंस या तमसा, जिसको नाम दिया गया तमसा, केन, ठीक है, केन, केवटी बहुटी, केवटी बहुटी और बीहड़,
ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं इसमें। टोंस है, केन है, केवटी है, बहुटी है और बीहड़ प्रमुख नदियां हैं किस पठार की? रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आती है। क्लियर है? ये रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाली क्या है? प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अब इस पठार की क्या प्रमुख मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो मिट्टी कौन कौन सी है? तो इस पठार की जो मिट्टियां हैं वो लाल, काली और कछारी। लाल, काली और कछारी मिट्टी कैसी है? लाल, काली, काली भी है, लाल भी है और कछारी भी है। ठीक है, लाल काली कछारी। अब ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया। तो लगभग बुंदेलखंड के पठार में और रीवा पन्ना के जो पठार है इसमें लगभग कैसी मिश्रित मिट्टियां पाई जाती है, अर्थात इन सभी का मिश्रण होता है। कुछ हिस्सा लाल कहा जाता है, कुछ काली कहा जाता है, इन दोनों को फिर कुछ कछारी कहा जाता है। जैसे लाल और जो पीली जो मिट्टी रहती है, काली पीली मिट्टी रहती है थोड़ी थोड़ी, उसको कछारी मिट्टी नाम दिया गया है। तो ये प्रमुख इस पठार की क्या हो गई? मिट्टी हो गई। ठीक है, आगे आते हैं इसमें प्रमुख फसल कौन सी होगी? तो मोटे अनाज। मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं? बाजरा, मक्का, ज्वार, ये इन प्रकार के जो अनाज होते हैं इसमें क्या दिया गया है? इनमें मोटे अनाज दिया गया है। जिले की बात कर लेते हैं। तो जिले कौन कौन से आते हैं? रीवा आता है, रीवा पन्ना आता है, सतना आता है, दमोह का कुछ हिस्सा आता है, सागर की रेली और बंडा तहसील मतलब सागर भी आता है थोड़ा हिस्सा इसमें। ठीक है, तो ये जो है इस पठार के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले हैं। किस पठार के बारे में बात कर रहा हूं मैं? रीवा पन्ना के पठार में। तो नदियां कौन कौन सी हो गई इस पठार की? तो इस पठार में टोंस, केन, केवटी, बहुटी, ये प्रमुख क्या है? नदियां हैं। अब कुछ पर्वत भी आते हैं होंगे इसमें। तो पर्वत कौन कौन से आते हैं? भांडेर और कैमूर श्रेणियां, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा तो ये अपने आप पता चल जाएगा कि भांडेर और कैमूर श्रेणियां किन किन पठार में है। तो रीवा पन्ना के पठार में आएंगी ये। ठीक है, ये बता दिया भी जाएगा अभी आपको जब पर्वत पढ़ाऊंगा इसके बारे में। फसल के बारे में बात करें तो मोटे अनाज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं इसमें। कौन से हैं मोटे अनाज जो प्रमुख रूप से इसमें है? मिट्टी की बात कर लेते हैं तो काली, लाल और कछारी मिट्टी। ठीक है, काली, लाल और कछारी जो मिट्टी है वो प्रमुख रूप से इसमें पाई जाती है। ठीक है, आगे ये हो गया रीवा पन्ना का पठार। ज्यादा कुछ नहीं आता, इतना ही आता है इसमें। ठीक है, इसे विंध्य प्रदेश के नाम से विंध्य पठार भी कहा जाता है इसको। एक आता है विंध्य पठार, विंध्य का पठार। ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि विंध्य के पठार के नाम से किस पठार को जाना जाता है? तो रीवा पन्ना का पठार। और मैप में देखना ये किस पठार के पूर्व में है? तो मालवा के पठार के बिल्कुल पूर्व में स्थित है। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। क्लियर है? आगे अगला जो है बुंदेलखंड का पठार। ये हो गया, 4 हो गए। बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार 7.7% सबसे छोटा हिस्सा। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार की बात की जाए तो नदियां प्रमुख अर्थात निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। उन पठारों के निर्माण क्यों नहीं बताया मैंने? क्योंकि पूछे नहीं जाते। सबसे ज्यादा मालवा का पठार और बुंदेलखंड के पठार के निर्माण किन किन चट्टानों से हुआ ये सबसे ज्यादा आ जाता है। तो निर्माण जो हुआ है ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से हुआ है। किन किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है बुंदेलखंड के पठार का निर्माण। क्लियर है? तो बुंदेलखंड के पठार का जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। हो गया ये। उसके बाद नदियों की बात कर लेते हैं। नदियां, यही पूछा जाता है कि इस पठार में कौन सी नदियां बहती है, कौन सा जिला आता है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी फसलें उगाई जाती है। इनके अलावा 5वां कोई क्वेश्चन नहीं आता इन पठारों से। ठीक है, तो नदियों की बात कर लेते हैं। तो नदियां कौन कौन सी है? तो नदियां बेतवा, दसान, बीना। ठीक है, बेतवा, दसान और बीना प्रमुख रूप से इस पठार के अंतर्गत आने वाली नदियां हैं। बेतवा है, दसान है और बीना प्रमुख नदियां इस पठार के अंतर्गत आने वाली है। मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी, तो इस पठार में नदियां तो आपकी हो ही गई है। कौन कौन सी नदियां हैं इस पठार के अंतर्गत आने वाली? तो बेतवा हो गई है, दसान हो गई है और बीना प्रमुख रूप से इस पठार में। ठीक है, आगे बात की जाए तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी आती है, लाल और काली, लाल काली। ठीक है, लाल काली मिट्टी और दोमट। ठीक है, लाल काली और दोमट मिट्टी लगभग सेम ही है रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के पठार में। क्लियर है? रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के पठार में मिट्टियां लगभग सेम है। क्लियर है? ये मिट्टी हो गई है।
फसल भी क्या होते हैं, मोटे अनाज। फसल भी क्या हो गई इसकी, मोटे अनाज। मोटे अनाज प्रमुख रूप से फसल हो गई। अब इस पठार में, अब इन दोनों पठारों में तो कोई चोटियां थी नहीं। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं। चोटी तो इसके पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिगार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1172 मीटर ऊंचाई है। कितनी है, 1172 मीटर कुल इसकी ऊंचाई है। सिगार, सिगार जो है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर, सॉरी बुंदेलखंड के पठार की, ठीक है। और ये किस जिले में है, दतिया में है। कहाँ पर है, दतिया में है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई है, सिगार। तो ये बुंदेलखंड के पठार के बारे में हो गया। जिले भी देख लो आप, इसके 4-5 जो जिले आते हैं, जिले कौन कौन से आते हैं, तो भिंड आता है, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर का कुछ हिस्सा आता है, ठीक है। अशोकनगर के बाद सागर, सागर का कुछ हिस्सा आता है, टीकमगढ़ आता है, ठीक है, निवाड़ी आता है, छतरपुर, ठीक है। ये प्रमुख रूप से आते हैं किस पठार में, बुंदेलखंड के पठार में। बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आने वाले ये प्रमुख जिले हैं। तो ये कौन कौन से पठार के बारे में बात हो गई है, तो बुंदेलखंड का पठार जो निर्माण हुआ है, किन किन चट्टानों से हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। तो ये अपना हो गया मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो मैं क्वेश्चन है, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बनवा देता हूँ कि इससे जो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक या भौगोलिक विभाजन है, इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश का नाम बताइए, ना कि पठार, प्राकृतिक प्रदेश। तो प्राकृतिक प्रदेश आएगा मध्य उच्च प्रदेश। क्लियर है। दूसरा आता है मध्य उच्च प्रदेश, तो ये हो गया सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश। और सबसे छोटा आता है तो क्या आएगा, बघेलखंड का पठार, जो 7% हिस्सा और इसका 82% हिस्सा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आता है कि भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पठार, पठार का क्वेश्चन आता है। तो पठार कौन सा आएगा आपका, मालवा का पठार। पठार कौन सा आएगा, मालवा का पठार। और पठारों में भी सबसे छोटा आएगा तो कौन आएगा, ना कि बुंदेलखंड, सबसे छोटा कौन सा आएगा आपका, बघेलखंड का पठार। क्लियर है। तो ये पठारों में से क्वेश्चन, मालवा के पठार का जो निर्माण काली मिट्टी से हुआ है, बेसाल चट्टानों के क्षरण से। दक्कन ट्रेप के निर्मित चट्टान, अर्थात दक्कन का जो पठार है महाराष्ट्र में, वो और मालवा का पठार क्या है, मिलता जुलता पठार है। ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। ये 5 जो पठार आते हैं इसके अंतर्गत, वो मैंने आपको बताए हैं डीपली में। ये सेम पीएससी लेवल का पढ़ाता हूँ मैं, और ये पीएससी का ही, इसमें से बाहर क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपनी जो है मालवा के पठार और प्राकृतिक विभाजन का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला जो चैप्टर है उसमें हम मध्य प्रदेश के पर्वत और बघेलखंड का जो पठार है वो पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आता है तो नारायणी एकेडमी चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। अपना ये आपका फैमिली चैनल है, ठीक है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी में शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।